अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। आज उसके अंदर हमने फेजेस ऑफ कैरियोकिनेसिस को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था और उसकी फर्दर फेजेस को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि सेल पहले डिवाइड होने से पहले अपने आप को इंटरफेस के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद सेल M फेज में एंटर हो जाता है। उसके बाद हमने M फेज का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था। एम फेज के अंदर हमारे पास दो फेजेस आती हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकिनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकिनेसिस। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कैरियोकिनेसिस को। कैरियोकिनेसिस बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात हमने डिस्कस की थी कि वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कस किया कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस आज हम डिस्कस करेंगे। उन चेंजेस को, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं। उन चेंजेस को उसने फर्दर 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम फेजेस ऑफ कैरियोकिनेसिस कहते हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट फेज आ जाती है, दैट इज प्रोफेज, इसको प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। जब सेल टीलोफेज के ऊपर पहुंचेगा तो सेल के अंदर, ये हमारे पास वो सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस 2 के अंदर डिवाइड हो चुका होगा। लेकिन जब प्रोफेज के अंदर होगा तो सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। तो ये जो चेंजेस हैं टीलोफेज तक पहुंचने तक, इनको हमने डिस्कस करना है। तो कैरियोकिनेसिस के अंदर जो फर्स्ट फेज आती है उसको हम प्रोफेज कहते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानते हैं चैप्टर 4 के अंदर हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, व्हेन सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस हमें उस वक्त ज़हर होना शुरू होता है। उसकी रीजन भी आज हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस एनिमल सेल की जब हम बात करें, प्लांट सेल की नहीं, एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन के ऊपर होता है, सेंट्रल पोजीशन, और उसके अंदर 2 रीजन्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ ही जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, क्रोमेटिन, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब बेसिकली ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये लूज फॉर्म में, जैसे धागा होता है लूज फॉर्म में मौजूद होता है, इस तरह से ये क्रोमेटिन मौजूद होता है। तो इसको क्रोमेटिन, द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इन इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, और उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो क्रोमेटिन होता है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। जैसे क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर को डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो द आउटसाइड ऑफ द प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड है हमारे पास, पहले इस फॉर्म में मौजूद था, ठीक है जी। अब जब ये कंडेंस होगा थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो उसके बाद क्रोमोसोम, ये एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज की एस फेज के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बना लेगा। देखते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी क्रोमोसोम है तो उसकी एक कॉपी एस फेज के अंदर ये कॉपी बन गई, ये क्रोमोसोम इसकी ये कॉपी बन गई, ये क्रोमोसोम इसकी ये कॉपी बन गई। तो क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज। इंटरफेज की जो एस फेज होती है उसके अंदर ये डुप्लीकेट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन अब हम इसको टोटल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है लेकिन इसको हम क्रोमोसोम नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ एक कॉपी अटैच हो गई है, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो गया। तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम। फिर उसके बाद क्रोमोसोम को ये एक्सपोज करते हैं, ये हमारे पास ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा हमारे पास क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्रोमेटिड्स कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 2 होती है। उसके बाद हम क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, किसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है डियर स्टूडेंट। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास
कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किसको कहते हैं? काइनेटोकोर को पढ़ने से पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां पर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड का एक क्रोमेटिड है, ये उसके साथ ये दूसरा, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पर ये एक दूसरे के साथ अटैच है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल रीजन के ऊपर ये अटैच हो, ये ऊपर इस रीजन के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम डियर स्टूडेंट सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के बाद एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। जैसे हमारे पास ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बाद ये जो रेड कलर का, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये जो रीजन है हमारे पास डियर स्टूडेंट, इसको हम काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के बाहर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब ये काइनेटोकोर किस लिए होता है? सेंट्रोमियर का तो हमने फंक्शन देखा, काइनेटोकोर किस लिए होता है? काइनेटोकोर हमारे पास होता है कि यहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये जो काइनेटोकोर है इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द क्रोमोसोम आर अटैच्ड विद, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड विद द क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देखें, ईच क्रोमोसोम हैज काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने आपको बता दिया, काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड। उसके बाद है कि मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोसोम। चैप्टर 4 के अंदर हमने एक ऑर्गेनेली को डिस्कस किया था, उसका नेम था सेंट्रियोल। हमने कहा सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रोसोम क्या करते हैं? सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल, ये ऑलरेडी हम चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो होता क्या है? मूवमेंट ऑफ द सेंट्रोसोम। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर हमारे पास ये एनिमल सेल है, इसके अंदर ये हमारे पास एक सेंट्रियोल है, सपोज करते हैं। तो एक सेल के दो पोल होते हैं, दोनों पोल, ये हमारे पास टू सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। मतलब जब दो सेंट्रियोल होंगे, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, सपोज करते हैं, तो ये हमारे पास एक सेंट्रोसोम है। तो क्योंकि पोल दो है तो सेंट्रोसोम हमें दो चाहिए, तो ये जो हमारे पास सेंट्रियोल होता है ये भी अपने आप को क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। ये जब डुप्लीकेट, यहां पर दो सेंट्रियोल, यहां पर दो सेंट्रियोल, तो मतलब यहां पर अब एक सेंट्रोसोम, ये एक सेंट्रोसोम। अब जब ये सेंट्रोसोम बन जाती हैं, पहले इनकी डुप्लीकेशन होती है एस फेज के अंदर सेंट्रियोल की। सेंट्रोसोम अब ये मूव करते हैं अपने अपने पोल की तरफ। जब ये इस पोल के पास पहुंच जाते हैं, इस पोल के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं, याद रखिएगा, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन आपस में जुड़ती हैं और बड़ी सारी प्रोटीन बनाती हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है, एक तो इस साइड पर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होंगी, यहाँ पर भी सपोज हम, ये हमारे पास सेल है तो ये एक पोल है और यहाँ पर ये दूसरी की तरफ है हमारे पास सेंट्रोसोम। अब ये किस तरह से बनाएंगे? ये इस तरह से, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ये पोल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होते हैं, और दूसरी तरफ से भी ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से इलोंगेटेड करेंगे। दोनों साइडों के ऊपर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ये रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि दोनों साइडों के ऊपर क्यों बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम का हमने फंक्शन देख लिया कि सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर की ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में एग्रीगेट करती हैं और स्पिंडल फाइबर बन जाती हैं, और जब बहुत सारी स्पिंडल फाइबर इकट्ठे होते हैं तो उसको हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर नहीं, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर को हम माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। जी देखते हैं किस तरह से। देयर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। दो सेंट्रियोल को हम सेंट्रोसोम, क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट होता है, एंड दस टू daughter chromosomes are formed. Two daughter centrosome are formed. Both centrosome move to the opposite poles of the cell. ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करते हैं। वहां पर जाकर ये करते क्या हैं? माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं। Centrosome give rise to the microtubule by joining the tubulin protein. Tubulin protein आपस में जुड़ती हैं तो microtubule बनना शुरू होती हैं। Present in the cytoplasm, the microtubule thus form are called, उनको हम spindle fiber कहते हैं। Complete set of spindle fiber is known as mitotic spindle. Complete set को mitotic spindle कहते हैं। ये एनिमल सेल के अंदर बात है क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं तो वो
स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, तो उसके अंदर फिर किस तरह से स्पिंडल फाइबर बनती हैं? उसके अंदर दो प्रोसेसेस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सेंटर के अंदर कुछ वैक्यूल पोर्शन आ जाता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा साइड पर पुश कर दिया जाता है और सेंटर के अंदर न्यूक्लियस को लेकर आते हैं। सबसे पहला काम न्यूक्लियस को सेंटर के अंदर लेकर आना है। प्लांट सेल के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होती है प्रोफेज के अंदर तो न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। जब न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर छोटी छोटी प्रोटीन्स हमारे पास, जिनको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स न्यूक्लियर, याद रखिएगा न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर, न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, इनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। दो चीजें, न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनेंगी और वो क्या बना देंगे, स्पिंडल फाइबर बना देंगे। ये है हमारे पास प्लांट सेल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। लास्ट के अंदर, प्रोफेज के लास्ट के अंदर हम क्या जहां ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ये डिफरेंस है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन का डिफरेंस आ रहा है। एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर कैसे बनती हैं और प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनती हैं। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के अंदर, दैट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई। ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट? यहां पर देखें, हमने ये सेल था, सेल के अंदर हमने जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना। जैसे ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर ये जो स्टार्ट के अंदर हमने देखा कि ये न्यूक्लियोलाई है और ये जेनेटिक मटेरियल, जैसे ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं तो ये जो न्यूक्लियोलाई है हमारे पास ये डिसअपीयर हो जाता है और इसके बाद ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप ये भी डिसअपीयर हो जाती है। तो जैसे ही प्रोफेज एंड होती है तो जब हम देखते हैं प्रोफेज के एंड के अंदर हम जब चेक करते हैं, बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ये दोनों डिसअपीयर हो जाती हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब सेल डिवाइड करना शुरू किया तो ये दोनों मौजूद थे, लेकिन प्रोफेज के एंड के अंदर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस के रिजल्ट के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस के बाहर दोनों गायब हो जाती हैं, मतलब डिग्रेडेड हो जाती हैं। और इसके रिजल्ट में जो स्पिंडल फाइबर बनती हैं, जब ये चीजें नहीं होंगी फिर स्पिंडल फाइबर दरमियान में आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ये दोनों डिसअपीयर हो गए और जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो दरमियान में आना शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।